आप देख सकते हैं ये मीडिया सेंटर जो है, डॉक्टर गगन भगत डिप्टी चीफ स्पोक्सपर्सन, एडवोकेट जीशान जय राणा एडिशनल स्पोक्सपर्सन, ठाकुर यशवर्धन सिंह एडिशनल स्पोक्सपर्सन, और जो ये है ये JKNC का मीडिया सेंटर बनने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी मीडिया गैदर हुई है। और इसकी हम बात करें, आज जो ये बात की जा रही है, ये NC ऑफिस में शेर कश्मीर भवन में ये सेंटर बनने जा रहा है। और अभी उमर अब्दुल्ला एक्स CM भी रहे हुए हैं हमारे स्टेट की, अब जो UT बन चुकी है, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारी ज़ोर शोर से है। सीनियर पार्टी लीडर से लेके यूथ तक, और यहाँ पे नेशनल मीडिया भी आ चुका हुआ है, लोकल ऑनलाइन पोर्टल सारे सब मौजूद है। यहाँ पे वेट किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया आनी स्टार्ट हो गई है। और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला आने वाले, और आप देख सकते हैं कि मीडिया को देखते हुए उमर अब्दुल्ला आ गए हैं। उमर साहब का स्वागत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आ गए हैं। तो उमर अब्दुल्ला रिबन कटिंग करते हुए, और आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला रिबन कटिंग करते हुए। जी एजाज जी, आज उमर अब्दुल्ला शेर कश्मीर भवन में आए हुए हैं, ये क्या वजह है यहाँ आने की? कि आज जो हमारे NC के स्पोक्स पर्सन हैं डिप्टी, उनको और जो मीडिया इंचार्ज है उनका आज ऑफिशियली यहाँ पे जो है यहाँ वो बैठेंगे आज, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ हैं। उसके साथ साथ एक छोटा सा इंट्रैक्शन जो है वो जो हमारे वर्कर्स हैं जम्मू प्रोविंस के पेरेंट विंग के और यूथ विंग के, उनके साथ में इंट्रैक्शन करेंगे, मिलेंगे। और आज बड़ा प्रोग्राम है, 7 दिन का भी अपना प्रोग्राम पीर पंजाल का वो कंप्लीट करते हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सीनियर लीडर्स निकलते हुए, तो आप देख सकते हैं सीनियर लीडर्स यहाँ पे वेट करते हुए, और यूथ का भी कहीं ना कहीं जो यूथ है, देखते हैं हम जो उमर अब्दुल्ला है वो यूथ विंग जो है उसकी जान है कहीं ना कहीं, यही एजाज आप देख सकते हैं। अब्दुल्ला बात करें, आज इन्होंने मीडिया जो अपना चैनल ओपन किया, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि कहाँ पे क्या, और आप देख सकते हैं कि यूथ में कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला पॉपुलर है। NC में यूथ ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला को पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पीर पंजाल के टूर पे चेहरा पसंद किया जा रहा है तो वो उमर अब्दुल्ला है। और आप देख सकते हैं ये जो लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं दूर दराज इलाकों से, वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला को देखने आए हुए हैं। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमने अपने मीडिया दफ्तर का इनॉग्रेशन किया, उसके बाद मैं अपने साथियों से यहाँ मिलने आया हूँ। लगातार 7-8 दिन पीर पंजाल के दौरे के बाद मैं अपने यहाँ जो जम्मू शहर के मेरे साथी हैं उनके साथ 5-7 मिनट गुजारने आया हूँ, और कोई मकसद नहीं था। जब जहाँ तक कश्मीर की टारगेटेड किलिंग्स की आपने बात की,
बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए कि बेगुनाह लोग जो हैं इस तरह लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस जो हैं चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के ज़रिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफ़ी फ़र्क रहा है और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स मूवी बनने के बाद जो है वो इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा नहीं ना, कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो हैं ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्न हॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उनके ऊपर जो टारगेट हमला हुआ तो वो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ, ये गलत है। लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना होगा। नहीं ना, सिर्फ इस वजह से नहीं, हालांकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है। या तो वो इंतजार करते अभी के सेंसस का, 2020 के सेंसस का, और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते, लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पुंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा, लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज़्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? ज़िलों में इन्होंने इस तरह फ़र्क किया और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो हम जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात की बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। जम्मू में लाउड स्पीकर को लेकर भी जो है एक विवाद देखा जा रहा है। आपका लाउड स्पीकर को कोई धार्मिक रंग देना चाहिए, जो लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया गया? मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पर रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा, मैं पूरा रजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पर बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा।
तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन असेंबली इलेक्शन करवा सकता है इन हालात में, क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, उसका बहाना भी ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जल्दी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते इलेक्शन? क्या या तो फिर हुकूमत ये कहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है ना, वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका दूसरा सवाल, वाराणसी का जो इशू बना है, वाराणसी में जो मंदिर का इशू बना है, तो आपको लगता है कि इस मंदिर मस्जिद के अराउंड ही क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, बाकी चीजें प्राइस राइज है, क्या आपको लगता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? वो तो जाहिर सी बात है। हालांकि जहां तक मुझे याद है, अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो है विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो खराब होते हुए नजर आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। सज्जाद लोन कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित की मृत्यु होती है। आपका तो हो गया। गाजीपुर में कायम खीर भवानी के मंदिर में जो पानी है उसका रंग लाल हुआ, कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि ये संकेत बिल्कुल सही नहीं है, क्या कहेंगे? मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ ना, मैं नहीं जानता हूँ, वो बेहतर जानते हैं कि ना इस पानी के रंग का हालात पे क्या असर पड़ेगा, वो आप उनसे पूछना पड़ेगा। कश्मीर में नॉर्मल 125 फ्लाइटें डेली जा रही है, स्टोन पेल्टिंग शुरू हो चुकी है। नहीं, क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में? 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में। स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी, लेकिन हालात अगर उनको इन हालात में नॉर्मल सी नजर आ रही है, जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो, या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो, या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक उनको नया रूप नजर आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि फ्लाइट्स और टूरिज्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहां से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले, पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मल सी नहीं है ना। आप वो जहाज के लिए बस शुक्रिया। यहाँ पे मंच पे बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तब औहदेदार हज़रात, यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आप नारे मत दीजिए, नारे मत दीजिए। आज दरअसल यहाँ दफ्तर में हमने कोई इस तरह का प्रोग्राम रखा नहीं था, क्योंकि लगातार आज 8वां दिन है जब से मैं जम्मू सूबे के दौरे पे निकला हूँ, और वैसे कुछ खास अब रहा नहीं कहने के लिए, लेकिन रतनलाल जी चाहते थे कि क्योंकि यहाँ मीडिया के दफ्तर का हमें इनॉग्रेशन करना था, तो उसमें साथ साथ में साथियों से थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, तो मैं इनकी बात को ना कर नहीं सकता हूँ। का पानी नहीं है, हर साल ये कहते हैं कि अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, बस अभी लगेगी। साल में रोज हसन में हर बार इनका एक चक्कर दुबई का रखता है, हर बार, और इन्हीं गुने चुने कुछ लोगों को वहां बिठाते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो कहते हैं ना लाखों में अब पैसा इन्वेस्ट होगा। कहाँ है वो फैक्ट्री जो लगनी थी? जिन लोगों ने मुश्किल से फैक्ट्रियां लगाई वो आज परेशान है, उनके कारखाने चल नहीं रहे। महंगाई का हाल देखिए, आज
इन्फ्लेशन इतना जितना शायद 20 साल में ना हुआ।